आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कविता कोसरिया है। मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय बीरगांव रायपुर छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के रूप में पदस्थ हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वह भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है, एक ज्वलंत मुद्दा है। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ समकालीन भारत में नक्सली आंदोलन। हमारा जो ये टॉपिक है वो एमए सेकेंड सेमेस्टर का 5वां यूनिट है। तो चलिए इस विषय में चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा नक्सलवाद है। भारत में नक्सलवाद ठीक वैसी समस्या का रूप ले चुका है जैसे पूरी दुनिया में आतंकवाद ने लिया है। नक्सलवाद न केवल कानूनी व्यवस्था की समस्या है बल्कि इसके बहुत गहरे सामाजिक और आर्थिक आयाम हैं। वर्तमान में 9 राज्यों के 106 जिले नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अनेक जिलों में तो इनकी समानांतर सरकारें तक चल रही है। नक्सलवाद साम्यवादी विचारधारा पर आधारित एक हिंसक आंदोलन है। इसका लक्ष्य होता है व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और साधन होता है हिंसा। इस साम्यवाद के कई रूप हैं जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद। माओवाद चीनी साम्यवादी आंदोलन है जिसके तहत भूमिपतियों का दमन कर भूमिहीनों का वर्चस्व स्थापित किया जाता है। नक्सलवाद इसी माओवाद का भारतीय प्रतिरूप है। पार्टी के सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल में नई नई सत्ता में आए थे। चीन में चलने वाली सांस्कृतिक क्रांति से प्रभावित इन युवाओं ने अपने ही पार्टी के नेतृत्वकर्ता पर आरोप लगाया कि वह सुधारवादी और संसदीयवाद के शिकार होकर क्रांति के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने ये दलील दी कि पार्टी को इसके बदले तत्काल ही ग्रामीण इलाकों में जाकर सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे मुक्त क्षेत्रों का गठन होगा और धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष फैल जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। मजुमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से थे। उनका मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से उच्च वर्गों का शासन तंत्र स्थापित हो गया और कृषि तंत्र का वर्चस्व जो है वो समाप्त हो गया। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। 1967 में नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। इन विद्रोहियों ने औपचारिक तौर पर स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के विरोध होकर भूमिगत तौर पर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी। 1971 में आंतरिक विद्रोह और मजुमदार की मृत्यु के बाद यह आंदोलन 81 से अधिक शाखाओं में विभक्त होकर अपने लक्ष्य और विचारधारा से विचलित हो गया। आज कई नक्सली संगठन वैधानिक रूप से स्वीकृत राजनीतिक पार्टी बन गए हैं और संसदीय चुनाव में भाग भी लेते हैं, लेकिन बहुत से संगठन आज भी इस लड़ाई में लगे हुए हैं। नक्सलवाद के विचारात्मक विचलन की सबसे बड़ी मार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को झेलनी पड़ रही है। नक्सलवादी विचारधारा को देखें तो नक्सलवाद साम्यवादी विचारधारा का अतिवादी रूप है। ये माओ से तुंग की विचारधारा व रणनीति पर पूर्ण आस्था रखते हैं तथा भूमिगत आंदोलन और प्रजातंत्र के विरोध की रणनीति अपनाते हैं। ये नक्सलवादी माओ से तुंग के कथन राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है का पालन करते हैं। नक्सलवादी वर्तमान में अपने प्रारंभिक उद्देश्य से जो है वो अलग हो चुके हैं, लेकिन इनके प्रारंभिक उद्देश्य जो थे वो हैं आम जनता को शोषण से मुक्ति दिलाना, उन्हें ज़मीन पर हक दिलाना और भूमि सुधार करना, राजतंत्री और सामंती अन्याय से जनता को मुक्ति दिलाना, मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी दिलाना और उन्हें बंधुआ मजदूरी से मुक्त करना, आदिवासियों के हितों का संरक्षण करना, उन्हें वन अधिकारियों, पुलिस, ठेकेदारों और बाहरी लोगों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना तथा उनके वनों पर अधिकार को सुनिश्चित करना, महाजनों व सूदखोरों से जनता की रक्षा, शोषित व पीड़ित जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से संगठन करना। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नक्सलवादी निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाते हैं।
क्षेत्र का संपूर्ण सर्वे, भौगोलिक जानकारी और छिपने योग्य जगहों की तलाश करना, क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी लेना, लोगों के बीच जाकर उनके साथ रहना, उनकी भाषा, बोली, लिपि का प्रयोग करना और उसी के अनुरूप साहित्य तैयार करना, लोगों की छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा करना और उनसे हमदर्दी प्राप्त करना, शोषित वर्ग की पहचान कर उन्हें चोट पहुंचाने का कार्य करना, हत्या, लूट, बम विस्फोट, अपहरण, बारूदी सुरंग, सशस्त्र आक्रमण आदि गतिविधियों के द्वारा अपने कार्य को अंजाम देना, खनिज खनिज उत्खनन, सरकारी संपत्तियों जैसे रेलवे, डाक, टेलीफोन को नष्ट करना, स्थानीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, प्रशासन और पुलिस के विरुद्ध असंतोष को प्रोत्साहित करना, ग्रामीणों का भय और आतंक के द्वारा समर्थन हासिल करना। नक्सल प्रभावित राज्य या क्षेत्र आज देश के 9 राज्यों के 106 जिले नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं और 195 जिले और 16 राज्य इसके चपेट में आ गए हैं, जिन्हें हम रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। नक्सलवाद का प्रभाव जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा है वो हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से नक्सलियों के 2 ग्रुप सक्रिय थे। 1980 में कोडापल्ली सीतारामैया द्वारा स्थापित पीपुल्स वॉर पार्टी और दूसरा है चंद्रकुल ग्रुप। दोनों ग्रुप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। वर्तमान में दोनों ग्रुपों ने अपना केंद्र छत्तीसगढ़ को बना रखा है। इस राज्य के गुंटूर, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी समेत 6 जिलों में इसका असर है। उसके बाद है बिहार। 1970 के दशक में बिहार क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां प्रारंभ हुई, जो पश्चिम बंगाल से भी ज़्यादा हिंसक थी। साम्यवादी विचारों के अलावा जाति संघर्ष ने भी इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा सशक्त बना दिया। इस आंदोलन को अधिक सशक्त किया यहाँ का हिंसक और प्रतिक्रियावादी नीतियों ने। एमसीसी, जनमुक्ति परिषद, जन सुरक्षा मंच यहाँ की नक्सली मंच है। बिहार में जो प्रभावित ज़िले हैं उनकी संख्या 16 है। इसमें अरवाल, औरंगाबाद, बंका, कैमूर, जहानाबाद, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, वैशाली, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण प्रमुख हैं। उसके पश्चात है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जो है नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। छत्तीसगढ़ में करीब 14 जिले नक्सल प्रभावित है। इसमें बालोद, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, राजनांदगांव व सुकमा प्रमुख है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जो ज़िले हैं कोरिया, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, यहाँ नक्सलियों की गतिविधियाँ लगभग जो है वो समाप्त हो चुकी हैं। फिर है झारखंड। खनिजों से भरपूर झारखंड के भी 19 ज़िले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। इसमें बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहारदगा, पलामू, रामगढ़ प्रमुख हैं। उसके पश्चात है केरल। केरल के मल्लापुरम, पलक्कड़ और वायनाड जैसे 3 जिलों को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया है। उसके बाद है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जिन 3 जिलों को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया है उसमें चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया आते हैं। यह इलाका रेड कॉरिडोर के तहत आता है। फिर है उड़ीसा। देश का तटीय प्रदेश उड़ीसा में करीब 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इसमें कालाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, मलकनगिरी, संबलपुर, सुंदरगढ़ जैसे जिले प्रमुख हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में चंदौली, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र नक्सल प्रभावित जिले के रूप में घोषित किया गया है इन्हें। उसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना में आदिलाबाद, वारंगल समेत तेलंगाना के 8 जिलों को नक्सलवाद से प्रभावित जिले घोषित किए गए हैं। फिर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मंडला और बालाघाट जिलों को नक्सल प्रभावित माना गया है। यह इलाका छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। उसके पश्चात है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र नक्सलियों की जन्मभूमि है। सामंती व्यवस्था में बदलाव और भूमि सुधार को लेकर सर्वप्रथम यहाँ पर हिंसक गतिविधियाँ प्रारंभ हुई। 1970 में पश्चिम बंगाल में नक्सली गतिविधियाँ अपने चरम पर थीं। आज भी इस राज्य के अनेक हिस्से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित हैं। यहाँ के झारग्राम जिले को नक्सल प्रभावित जिले की सूची में डाला गया है। नक्सलवाद
के कारण कोई भी आंदोलन प्रारंभ होता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। देश की आज़ादी के बाद भी प्रत्येक क्षेत्र में घोर विषमता व्याप्त थी, चाहे वह क्षेत्र राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस वर्गीय असमानता को कम करने के प्रयास भी हुए। उस समय देश में एकमात्र शत्रु ब्रिटिश सरकार थी और उसे हटाकर भारतीयों की सत्ता स्थापित करना सभी का मुख्य लक्ष्य था। उस वक्त की सारी हिंसक अहिंसक कार्रवाइयां ब्रिटिश सरकार और उनके सहयोगियों जैसे भूस्वामी, साहूकार, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के खिलाफ होती थी। इन्हें आम जनता का समर्थन प्राप्त था। स्वतंत्रता के पश्चात देश की आम जनता को समूची व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की आशा थी, लेकिन दुर्भाग्य से शासक वर्ग आम ग्रामीण जनों की समस्याओं को दूर करने में असफल रहा, जो कालांतर में नक्सली गतिविधियों का आधार बना। नक्सली आंदोलन को जन्म देने के कारण जो थे, उसमें पहला कारण है महाजनों और ठेकेदारों के अत्याचार। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा कानूनी तौर पर तो समाप्त कर दी गई, परंतु बड़े भूस्वामियों और जमींदारों की सामंती सोच और मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। जाति प्रथा और संसाधनों पर उच्च जातियों के एकाधिकार ने आय एवं धन के वितरण से मजदूरों एवं निम्न वर्ग के लोगों को वंचित रखा। यही नहीं, आम आदमी की हिफाजत के लिए गठित पुलिस व्यवस्था में आए भ्रष्टाचार से मजदूरों और गरीब किसानों का उत्पीड़न हुआ। इससे उनके भीतर नफरत और संघर्ष की भावना प्रबल हो गई। दूसरा कारण है भूमि सुधार। नक्सलवाद पनपने का एक प्रमुख कारण भूमि सुधार कानून का लागू न किया जाना है। सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूमि पुनर्वितरण संबंधी कानून जरूर बनाए, लेकिन इसे लागू करने में बहुत अनियमितताएं हुई। कई जगहों पर ताकतवर भूस्वामियों ने गरीब और भूमिहीन लाभान्वित जो थे उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। भूमिहीन कृषकों को सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की गई थी, उसके बावजूद भी उन्हें जो भूस्वामी थे वो कम मजदूरी देते थे। जाहिर है, बड़े भूस्वामियों के इस तरह के क्रियाकलाप वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देते हैं और उन्हें इन्हीं परिस्थितियों में उग्रवादी संगठनों को जो है अपना प्रभाव क्षेत्र जमाने का मौका भी मिलता है। ये ऐसे असंतुष्ट भूमिहीन मजदूरों को अपने संगठन में न्याय दिलाने का लोभ देकर शामिल कर लेते हैं। उसके पश्चात है बेरोजगारी एवं गरीबी। उग्रवाद को बढ़ावा देने में ग्रामीण बेरोजगारी की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अराजक तत्व इन्हें बहुत आसानी से गुमराह करके सरकार और समृद्ध लोगों को साझा शत्रु बताते हुए मनचाही हिंसा और आतंक की ओर प्रेरित करते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में तो सदियों से बाहरी लोगों द्वारा शोषण किया जाता रहा है। वस्तुतः यही शोषित दलित, गरीब, आदिवासी, किसान और मजदूर आज नक्सलवाद के समर्थक हैं। चौथा कारण है लोकतंत्र की विफलता। आदिवासियों के प्रति राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति और उदासीनता सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक रही, जो इस तरह के विद्रोह का कारण बनी। प्रभावित राज्यों में सरकार समाज के वंचित वर्गों का समानता के आधार पर संरचनात्मक उत्थान करने में असक्षम रही। पांचवा कारण है दुर्गम भौगोलिक स्थिति। इनका निवास दुर्गम वन स्थल में था और उनकी आजीविका का साधन वन और वनोपज ही थे, लेकिन खनिज संसाधनों के दोहन के लिए उनका पुनर्वास किया जाने लगा। वनों के दोहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण भूमि और जल संसाधनों के विनाश ने इनके अंतःमन में विद्रोह की भावना का प्रसार किया। उसके बाद छठवा है कमजोर प्रशासन और मूलभूत सुविधाओं का अभाव। सरकार ने दुर्गम स्थान होने के कारण इन क्षेत्रों की बुनियादी संरचना के विकास में प्रारंभ में ज़्यादा रुचि नहीं ली। शिक्षा, स्वतंत्रता, स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा। अवसरों की कमी और प्रशासनिक रूप से पिछड़े आदिवासी आसानी से इन नक्सलियों के गुटों में शामिल होते गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सभी कारणों ने गरीब, शोषित, अशिक्षित और सीधे साधे आदिवासियों को उनके अधिकार के लिए, भूमि पर जायज हक के लिए कुछ स्वार्थ समूहों द्वारा नक्सलवाद जैसी गहरी खाई में धकेल दिया। नक्सलियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये संसाधन है आर्थिक और हथियार। तो इन संसाधनों के लिए उनके आर्थिक स्रोत है सरकारी अधिकारी, ठेकेदार व अपराधियों से धन वसूली और लूटपाट, सरकारी योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि में हिस्सेदारी की मांग,
तथा स्थानीय खनिज और वन संसाधनों का दोहन और नियंत्रण कर धन प्राप्त करते हैं। दूसरा, हथियारों के स्रोत हैं। पुलिस से लूट, आतंकवादी संगठनों जैसे उल्फा, लिट्टे और एमसीसी आदि से हथियार प्राप्त करना, चीन और नेपाल के रास्ते हथियारों की सप्लाई करना। ये नक्सलियों के हथियारों के स्रोत हैं। भारत में नक्सलवादियों की बड़ी बड़ी घटनाएं अगर हम देखते हैं तो अगर ईयर वाइज देखते हैं तो हम 2007 के बाद के हमने आंकड़े लिए हैं, तो उसके अनुसार 2007 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से ज़्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट पर उतार दिया। 2008 में उड़ीसा के नयागढ़ में नक्सलवादियों ने 14 पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की हत्या कर दी। 2009 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बड़े नक्सली हमले में 15 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई। 2010 में नक्सलवादियों ने कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों की हत्या कर दी। 2010 में पश्चिम बंगाल के सिल्दा कैंप में घुसकर नक्सलियों ने 24 अर्धसैनिक बलों को मार गिराया। 2011 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के तालमेटला में हुए एक बड़े नक्सलवादी हमले में कुल 76 जवानों की हत्या कर दी गई, जिसमें सीआरपीएफ के ही कई जवान के साथ साथ पुलिसकर्मी भी जो है वो मारे गए थे। 2012 में झारखंड के गढ़वा जिले के पास बनी गवा जंगल में 13 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में के जीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शामिल कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं समेत 27 व्यक्तियों को मार गिराया। 2014 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सलियों ने 14 जवानों को मार गिराया। 2014 में ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली हमले में 5 जवान सहित 14 लोगों की मृत्यु हो गई। 2015 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंग फटने से सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए व अन्य 8 लोग भी जो है वो घायल हो गए। 2017 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के ही 25 जवान लैंड माइंस विस्फोट से शहीद हो गए। 2019 में झारखंड के लातेहार में एएसआई व होमगार्ड के 3 जवान शहीद हो गए। वर्तमान में मार्च 2020 में जब एक तरफ संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी की मार झेल रहा था, वहीं दूसरी ओर सुकमा जिले के नक्सली हमले में डीआरजी-एसटीएफ के 17 जवान शहीद हो गए तथा 14 जवान घायल हो गए। नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। केंद्र सरकार नक्सलवाद को एक न्यायिक समस्या ना मानकर देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। सरकार ने राजनीतिक सुरक्षा संबंधी और विकास के मोर्चे पर नक्सली समस्या से निपटने के लिए बहुसूत्री रणनीति अपनाई है। केंद्र सरकार की रणनीति है कि हिंसा का रास्ता छोड़ने की शर्त पर नक्सलियों से बात की जाएगी तथा नक्सल प्रभावित राज्यों को इस समस्या से निपटने के लिए हर प्रकार का संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिरोधी उपायों में हम देखते हैं तो सुरक्षा बलों की पर्याप्त संख्या में तैनाती और उन्हें आधुनिक अस्त्र शस्त्र और सुरक्षा उपकरण प्रदान किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों का बीमा, नक्सलियों का पुनर्वास, नक्सल विरोधी अभियान, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रभावित राज्यों में सशस्त्र बटालियन गठन करने और प्रभावित क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजन करने पर बल दिया जा रहा है। आदिवासियों में बढ़ रहे असंतोष को दूर करने के लिए अनुसूचित जनजाति विधेयक 2005 वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए लागू किया गया है। अंतर्राज्यीय समितियों का गठन और सुरक्षा तथा गुप्तचर सूचना को साझा करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नक्सलियों के विरुद्ध कुछ अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 3 अभियान, स्टीपल चेस अभियान, ग्रीन हंट अभियान और प्रहार अभियान नक्सलियों से मतलब उनके विरुद्ध चलाया गया था। स्टीपल अभियान 1971 में, ग्रीन हंट 2009 में और प्रहार 2017 में चलाया गया था, जिसके तहत जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है नक्सलियों की गतिविधियों पर जो है अंकुश लगा था। नक्सलियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बहुत सारे उपाय किए हैं। नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ की सबसे जटिल समस्या बन गई है। नक्सली अंतर्राज्यीय और जटिल भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग कर बड़ी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें प्रतिवर्ती उपाय है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहले विशेष जिले और अब विशेष बल का गठन। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद राज्य में पुलिस बल और बजट में वृद्धि।
नक्सलवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट संचालित किया गया था। एसटीएफ तथा विशेष सूचना शाखा का गठन किया गया। अनेक सशस्त्र बटालियन का गठन और उनकी तैनाती की गई। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए नए हथियार, उपकरण और माइंस प्रोटेक्ट व्हीकल की उपलब्धता कराई गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत सुरक्षा बलों को विशेष आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया गया। कांकेर में जंगल वॉरफेयर स्कूल और चंद्रखुरी में नवीनतम पुलिस अकादमी की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त कई उपाय अपनाए गए, जिसमें कानूनी उपाय के अंतर्गत जन सुरक्षा विधेयक 2005 लागू किया गया, जिसमें विधि विरुद्ध कार्य करने और नक्सलियों को सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्ति या संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रबंध किया गया। पुनर्वास के उपाय किए गए, जिसके तहत नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आकर्षक पुनर्वास योजना लागू किया गया और नक्सली गतिविधियों की खबर देने वालों को विशेष सहायता और संरक्षण की व्यवस्था की गई। फिर है सलवा जुडुम। सलवा जुडुम हल्द्वी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है शांति अभियान। ये दंडकारण्य क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा नक्सलवाद के विरुद्ध स्वप्रेरित जन जागरण अभियान था, जिसे राज्य सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त था। नक्सलियों की वर्तमान स्थिति पर विचार किया जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में देश के 44 नक्सल प्रभावित जिले पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गए हैं, जिसका सारा श्रेय सुरक्षा और विकास से जुड़े विभिन्न उपायों की बहुमुखी रणनीति को जाता है। यह रेड कॉरिडोर का जो एरिया है वो भी सिकुड़ता जा रहा है। नक्सलियों की फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय एजेंसी ईडी, एनआईए और आयकर विभाग की साझा टीम का गठन किया गया, जिसकी निगरानी केंद्रीय गृह मंत्रालय कर रहा है। नोटबंदी ने भी नक्सलियों के आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। सड़कों के निर्माण से भी ये इलाके मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। नक्सलियों से संबंधित जनता की प्रतिक्रिया या सुझाव के रूप में हम देखते हैं तो नक्सलियों को मिलने वाला अवैध धन और संसाधनों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। पुलिस प्रशासन को ईमानदार, बेहतर और आधुनिक संसाधनों से संपन्न बनाया जाए। पुलिस को आम जनता से सहयोगपूर्ण व्यवहार करने के लिए निर्देशित किया जाए। दुर्गम या हिंसा प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों का गठन करके विकास प्रक्रिया को तेज किया जाए। जन जागरण अभियान चलाया जाए और शिक्षा हेतु सर्व सुविधायुक्त छात्रावासों का निर्माण किया जाए। सुरक्षा बलों को गोरिल्ला युद्ध व जंगल युद्ध का विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस करें। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच उचित समन्वय आवश्यक है। सरकार भूमि सुधार कानून को ईमानदारी पूर्वक लागू करे और अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी आदि को दूर करे। अब समय आ गया है कि राजनीतिक विरोध को दरकिनार कर नक्सलियों के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाया जाए। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नक्सल समस्या भी राजनीतिक औजार बन गई है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ही नक्सलवाद विकराल रूप धारण करता जा रहा है। अब भी समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इससे भी बड़े हमले होते रहेंगे और नक्सलवादियों का मनोबल बढ़ता रहेगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड का सबक लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर एक ठोस नीति पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों को भी अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर इस गंभीर होती समस्या के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या है। इससे निपटने के लिए नजरिए में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। इसके विरुद्ध लड़ाई में राष्ट्रीय एकजुटता और राष्ट्रीय नीति का होना अत्यंत आवश्यक है। इस समस्या के फैलाव को देखते हुए देश में बहुआयामी सतर्कता की आवश्यकता है। इस प्रकार समकालीन भारत में नक्सली आंदोलन से संबंधित ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।